नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट K9 वज्र-T गन्स को लेकर है। आप सबको पता होगा कि इनिशियली इंडियन आर्मी में ऐसे 100 गन को इंडक्ट करने के बाद आर्मी की तरफ से इन गन्स की फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस करने का प्लान किया गया था। पहले बैच में जिन गन को खरीदा गया था उनको राजस्थान की सेक्टर में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा गया था, तो उनको हॉट क्लाइमेट के लिए मॉडिफाई किया गया था। लेकिन जब 2021 में इन गन्स को इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया तो सेम टाइम पर चाइना के साथ चल रही बॉर्डर टेंशन की वजह से इनको लद्दाख में डिप्लॉय करना पड़ा था और वहां पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की वजह से इन गन्स की एक सेकेंड बैच को खरीदने का प्लान किया गया था और सेकेंड बैच में भी 100 गन को खरीदने के लिए प्लान किया गया था। लेकिन जो गन सेकेंड बैच में खरीदे जाने वाले थे इनको स्पेशली लद्दाख में डिप्लॉय किया जाने वाला था, जिस वजह से इनमें पहले से विंटर किट मौजूद होने वाली थी। और अभी सेकेंड बैच में गन को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने से पहले ही इंडियन आर्मी की तरफ से इन गन्स की एक और फॉलन ऑर्डर को प्लेस करने का प्लान किया जा रहा है और अभी थर्ड बैच में भी 100 गन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जैसे ही सेकेंड बैच में ऑर्डर किए गए गन इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही तीसरे बैच के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। अगला अपडेट साव की तरफ से है, जो कि अभी अपनी ग्रिपन ई एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर कर रही है। रिसेंटली साव की तरफ से बात अनाउंस किया गया कि वो अभी डायनामिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ग्रिपन ई को भारत को ऑफर करने वाले। अब पहले साव की तरफ से ग्रिपन ई को अदानी डिफेंस के साथ मिलकर ऑफर करने का फैसला किया गया था, लेकिन बीच में जब अदानी के ऊपर कुछ एलिगेशन लगे थे तब साव की तरफ से अदानी डिफेंस के साथ किए गए पार्टनरशिप को तोड़कर अकेला ग्रिपन ई को पिच करने का फैसला किया गया था। लेकिन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के रूल के हिसाब से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके मिलकर ही ऑफर करना पड़ेगा, जिस वजह से अभी साव की तरफ से डायनामिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अपनी ग्रिपन ई को भारत को ऑफर करने का प्लान किया गया है। साब का कहना है कि अगर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ग्रिपन ई को सिलेक्ट किया जाता है तो डायनामिक टेक्नोलॉजी ग्रिपन ई की ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मेजर हिस्सा बनने वाला है। डायनामिक टेक्नोलॉजी जो कि पहले से ही एरोस्पेस सेक्टर में अपना पैर काफी हद तक जमा चुका है, अभी आगे चल के ग्रिपन ई एयरक्राफ्ट की फ्यूजलाज सेक्शन को मैन्युफैक्चर करने वाली, जो कि बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे इंडियन प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई कंपनी भी पार्टिसिपेट करने वाले। लेकिन जहां तक बात रही मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की, तो इसमें ग्रिपन ई के सेलेक्ट होने के चांसेस काफी हद तक कम लग रहे हैं। अगला अपडेट तेजस को लेके है। ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर की तरफ से अभी तेजस में इस्तेमाल होने वाली पैराशूट को लेके एक मेजर माइलस्टोन को हासिल कर लिया गया। आप सभी को पता होगा कि सभी एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी में इजेक्ट करने के लिए इमरजेंसी पैराशूट सिस्टम मौजूद होता है, जो कि सीट के साथ अटैच्ड होता है। और अभी इन सिस्टम के लिए हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन अभी पहली बार ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री की तरफ से इंडिजिनस तरीके से तेजस में इस्तेमाल होने वाले इजेक्शन पैराशूट को डेवलप कर लिया गया है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट, जो कि 2205 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में और लगभग 50,000 फीट से ज्यादा अल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकते हैं। ये पैराशूट उसी स्पीड और अल्टीट्यूड पर पायलट की सेफ डिसेंट को इंश्योर करने के लिए तैयार किया गया। ये पैराशूट सिस्टम ड्यूरेबल मटेरियल जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम अलॉय से बना है और सीट कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर कंपोजिट का यूज करके बनाई गई है, जो इसकी स्ट्रेंथ और लाइटवेट प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। सीट कुशन, हार्डनेस और बाकी पार्ट्स में भी फायर रिटार्डेंट मेटल का इस्तेमाल किया गया, जो इजेक्शन के दौरान और उसके बाद पायलट की सेफ्टी को इंश्योर करने वाले। अब जैसे कि ये पैराशूट सिस्टम भारत में बनाया जाने वाला है, तो ये हमें इंपोर्टेड सिस्टम के मुकाबले काफी सस्ते पड़ने वाले हैं और आगे चल के तेजस के अलावा बाकी सभी एयरक्राफ्ट के लिए भी इंडिजिनस तरीके से इजेक्शन सीट में इस्तेमाल होने वाले पैराशूट को बनाया जाने वाला है। कुछ महीने पहले ही ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री की तरफ से तेजस में इस्तेमाल होने वाले ब्रेकिंग पैराशूट सिस्टम को भी डेवलप किया गया था, जो कि आमतौर पर एयरक्राफ्ट को लैंड करने के बाद रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी पायलट्स के लिए इजेक्शन पैराशूट को भी डेवलप किया जा चुका है, जिसकी वजह से तेजस में अभी हमारे इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा और ज़्यादा बेहतर होने वाली है। आज की अगली अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर है। भारत एक और मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट डील को सिक्योर करने के काफी करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रही है।
सोर्सेस के मुताबिक इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन एम्बेसी जकार्ता को एक लेटर लिखा था जो कि अप्रॉक्सीमेटली $450 मिलियन की डील के इंटरेस्ट को आउटलाइन करता है। इंडोनेशिया के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम परचेज करने के कमिटमेंट से ब्रह्मोस मिसाइल की ग्लोबल डिमांड भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला। और इसके अलावा फिलीपींस अभी एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भी भारत के साथ बातचीत कर रहा है। 290 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के साथ ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में से एक गिना जाता है और अपनी कैपेबिलिटीज को सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस और सबमरीन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीपल सिस्टम पर प्रूव कर चुका है। लेकिन इंडोनेशिया के साथ किए जाने वाले डील की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की डील के साथ साथ इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया जाने वाला है और मिसाइल को लोकली वहीं पर बनाया जाने वाला है। इससे पहले फिलीपींस के साथ जो डील साइन किया गया था वो लगभग 375 मिलियन के आसपास किया गया था। उसमें बस मिसाइल को फिलीपींस को सप्लाई किया गया था, लेकिन अभी इंडोनेशिया के साथ किए जाने वाले डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी साइन किया जाने वाला है। लेकिन कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अब इसके अलावा उम्मीद किया जा रहा है कि इंडोनेशिया आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल को और भी बड़ी मात्रा में खरीदने वाला है, क्योंकि बस $450 मिलियन की डील के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और ब्रह्मोस को लोकली इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर करना कुछ हजम नहीं हो रहा है। लेकिन इससे साउथ ईस्ट एशिया में भारत के डिफेंस बजट और ज़्यादा इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर है। आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो ग्लोबल ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक लीडिंग कंपनी के रूप में सामने आ रही है, अभी एक मेजर माइलस्टोन को हासिल कर लिया है। आइडिया फॉर्स की तरफ से डेवलप किए गए स्विच मिनी यूएवी को अभी फिट फॉर इंडियन मिलिट्री यूज सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये सर्टिफिकेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि DGQA के द्वारा दिया गया था, जो यूएवी के एवोल्यूशन के बाद इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को देखने के बाद सर्टिफाई किया गया है और ये दिखाता है कि यूएवी इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। स्विच मिनी यूएवी का सर्टिफिकेशन इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि ये पहला और इकलौता स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो इस सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करने में सफल हुआ है और इससे आइडिया फौज की मार्केट प्रेजेंस पर काफी बड़ा असर पड़ने वाला है। ये अचीवमेंट कंपनी को डुअल यूज ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक लीडर के रूप में पोजीशन करने वाला है, जो डिफेंस और सिविल एप्लीकेशन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सर्टिफिकेशन ये भी साबित करता है कि स्विच मिनी यूएवी एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि हाई एल्टीट्यूड और एडवर्स वेदर कंडीशन में भी अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सकता है। ये कैपेबिलिटीज इस ड्रोन को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए रिलायबल एसेट बनाती है, जो सर्वेलेंस, रिकॉनेंस, डिजास्टर रिस्पांस और लॉजिस्टिक मिशन को एक साथ कर सकता है। और इस सर्टिफिकेशन के साथ आइडिया फौज अपने आप को ग्लोबल ड्रोन मार्केट में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में एस्टेब्लिश करने वाला है। आज की अगली अपडेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्शन लिमिटेड के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन को अनाउंस किया गया है, जिसमें एक एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS रिडक्शन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को डेवलप किया जाएगा। ये इनिशिएटिव खास तौर पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका जैसे स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के लिए एडवांस एंटीना एरे सिस्टम को डिजाइन करने पर फोकस किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल फ्यूचर इंडियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली एनहांस करना होगा। सबसे पहले इसमें एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को डेवलप किया जाने वाला है, जो टेक्नोलॉजी को टेस्ट और वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन के ठीक पहले ये स्टेप इंश्योर करेगा कि ये सिस्टम मॉडर्न स्टेल्थ रिक्वायरमेंट के स्टैंडर्ड को पूरा करने में सक्षम होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। इस टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी एंटीना एरे का क्रिएशन होने वाला है, जो एक्टिवली RCS को रिड्यूस करने वाले। आमतौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी रफाल में इस्तेमाल होने वाली स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रफाल की RCS को 0.6 मीटर स्क्वायर तक रिड्यूस कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी पैसिव RCS रिडक्शन मेथड से थोड़ा अलग माना जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की मदद से दुश्मन के रडार सिग्नल को बाईपास किया जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट के RCS को कम किया जाता है और एमका जैसी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एमका के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए गेम चेंजर बनने वाली है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस टेक्नोलॉजी को एयरक्राफ्ट से लेकर ड्रोन्स, नेवल शिप्स और ग्राउंड व्हीकल जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सभी के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर को लेकर है। इस बार ये हेलीकॉप्टर रिपब्लिक डे पैरेड का हिस्सा नहीं बन सकता है, लेकिन एरो इंडिया 2025 के इवेंट में इसका एक सिग्निफिकेंट शो अरेंज किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किए गए हेलीकॉप्टर 10 से 14 फरवरी के बीच बेंगलुरु में होने वाले इवेंट में फ्लाइंग डिस्प्ले और स्टैटिक डिस्प्ले दोनों में मौजूद होने वाला है। रिपब्लिक डे पैरेड से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर को एक्सक्लूड करने का फैसला रिसेंट सेफ्टी कंसर्न के कारण से लिया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टर के कुछ एक्सीडेंट को लेकर चिंता उठी थी।
हुई, जिस वजह से सेफ्टी कंसर्न की वजह से रिपब्लिक डे की पैरेड से इसको एक्सक्लूड करने का फैसला किया गया, क्योंकि इस दौरान वहां पर बहुत सारे क्राउड मौजूद होने वाली है। लेकिन एरो इंडिया में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपनी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने वाली है और इसी वजह से वहां पे पहले से ही सेफ्टी रिलेटेड प्रिकॉशंस को लिया जाने वाला है। फ्लाइंग डिस्प्ले के जरिए एचएएल अपनी हेलीकॉप्टर की एजिलिटी, एंड्योरेंस और ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी को शोकेस करने वाले, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह काम करने वाले। क्योंकि रिसेंट क्रैश के बाद इनकी रेपुटेशन को थोड़ा हानि पहुंचा और इसके ऊपर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। तो एरो इंडिया वो प्लेटफॉर्म होने वाला है जहां पर एचएएल अपनी हेलीकॉप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकता है। फ्लाइंग के अलावा हेलीकॉप्टर स्टैटिक डिस्प्ले एरिया में भी डिस्प्ले किया जाने वाला है, जहां पर पोटेंशियल वायर, मिलिट्री पर्सनल और एविएशन एक्सपर्ट्स इसके डिजाइन, आर्मामेंट ऑप्शंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।